सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की तादाद में इजाफा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीख साज है। ये मुआहिदा मार्का हक की फतह की मरहून मिन्नत है। दीगर ममालिक के साथ भी दिफाई मुआहिदे मुमकिन हैं। जो हमारे खैर ख्वाह नहीं वो इस मुआहिदे से नाखुश हैं। मुआहिदे के समरात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकिम होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है हमारा भी इत्तेहाद होना चाहिए। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाक सऊदिया मुआहिदे के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई तशख़्ख़ुस बदल चुका। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो पूरी दुनिया ने देखा। भारत अब तय कर ले कि उसने मजीद जलील होना है या बामकसद मुज़ाकरात करने हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अहम संगे मील है। बहादुर अफवाज ने मार्का हक में अहम कामयाबी हासिल की। मरीम नवाज ने बड़े तकब्बुर के साथ कहा कि बानी पीटीआई का दौर खत्म हो गया है। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर सिर्फ 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दें। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, अवाम के पास जाकर मैंडेट लें, आपको पता चल जाएगा पीटीआई रहनुमा असद कैसर का। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरगोदा तकरीर पर रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम, कहा यह किसी पार्टी का मुआहिदा नहीं बल्कि रियासत से रियासत का मुआहिदा है। पाकिस्तान के अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, पंजाब हुकूमत सियासत न करे, अपने लोगों की मदद करे। सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन तिब्बी इदारे के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा। कहा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। उधर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले की कुरानंदाज़ी। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुश नसीब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फ़ोन, मुबारकबाद दी। बुनियादी सहूलतों से हमारे शहरी महरूम हैं। जिधर सेहत की सहूलतें नहीं हैं उधर वो फ्राहम की जाएँ। जिनकी डेथ हुई तकलीफ़ उनको है, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना कोई रेस्क्यू 1122 2 घंटे लेट आई। दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर तक मौजूद नहीं था। आरएससी सुखे की मंडी में। पिंडी भटिया में अफसोसनाक हादसा। सुखे की मोहल्ला फारूक आजम में निजी एकेडमी की छत गिर गई। 6 बच्चों समेत 7 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। मंडी बहाउद्दीन में गैस सिलेंडर फटने से 3 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक घर में खाना पकाने के दौरान सिलेंडर फटा। मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक हुए। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की खून रेजी। 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के भाई और बहनोई भी शामिल। इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेस शहर के वस्त तक पहुंच गईं। कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से 4.5 लाख फलस्तीनी इनखला कर चुके। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने 48 इसराइली कैदियों की तस्वीर जारी कर दी, जिसे अलविदाई तस्वीर करार दिया गया है। हमास के हमले में 1 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल की जानिब से फंड्स रोकने के बायस फलस्तीनी अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी इंतजामिया की इसराइल को $6 अरब के हथियार फरोख्त करने की प्लानिंग। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से मंजूरी लेने की तैयारी शुरू कर दी। पुर्तगाल का फलस्तीनी रियासत को बाज़ाबिता तस्लीम करने का ऐलान। सरकारी एलामिया कल जारी होने के इम्कान। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस अक़वाम आलम से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा गजा जैसी बदतर सूरत हाल तारीख में नहीं सुनी। दुनिया इसराइल से न डरे, इसके खिलाफ इक़दामात से पीछे न हटे। उधर जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बावजूद फलस्तीन के हक में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। यमन के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। शुरका ने अमरीका को भी तनकीद का निशाना बनाया।
وینزویلا قیدیوں کو قبول کرے ورنہ بھاری قیمت ادا کرے۔ وینزویلا کی قیادت نے ذہنی مریضوں کو امریکہ میں داخل کیا۔ ہزاروں لوگ ان مجرموں کے ہاتھوں بری طرح زخمی اور قتل ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ تہران حد سے بڑھے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سلامتی کونسل میں پابندی ختم کرنے کی قرارداد مسترد ہونے پر رد عمل۔ کہا ایران دوبارہ پابندیوں کی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہماری جوہری تنصیبات نہ طنز یا فردوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن حملہ کرنے والے ہمیں روک نہیں سکتے۔ ہمارے پاس حالات بدلنے کی طاقت ہے۔ یورپ کے مختلف ایئرپورٹس پر سائبر حملے، فلائٹ شیڈول درہم برہم۔ مختلف ایئرپورٹس پر بورڈنگ اور چیک ان سسٹم متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، کئی منسوخ کی گئیں۔ پاکستانی ایئرپورٹ سائبر حملے سے محفوظ ہیں، ایئرپورٹ اتھارٹیز کی تصدیق۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا کہ ہوائی سفر کی صنعت سائبر حملوں سے غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھارت کو بڑا جھٹکا، H-1B ویزا پر سالانہ $1,00,000 فیس عائد کر دی۔ پالیسی 21 ستمبر 2025 سے نافذ ہوگی اور اس کا سب سے زیادہ اثر بھارتی شہریوں پر پڑے گا۔ سب سے زیادہ H-1 اور H-1B ویزا لینے والوں میں بھارتی شہری شامل تھے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے امریکی اقدام پر بھارتی وزیر اعظم کو کمزور قرار دے دیا۔ روس نے اسٹونیا کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے بالٹک سی کے غیر جانبدار پانیوں سے گزرے اور اسٹونیا کے جزیرے سے 3 کلومیٹر دور رہے۔ اسٹونیا کا روسی ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج۔ کہا طیارے 12 منٹ تک اسٹونین فضائی حدود میں رہے۔ اور نیدرلینڈز کے دارالحکومت دی ہیگ میں ہزاروں افراد کا مہاجرین کے خلاف احتجاج۔ حکومت سے سخت امیگریشن پالیسیز کا مطالبہ، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ بھارتی اداکار بھی فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے۔ چنئی میں فلسطین یکجہتی کے احتجاج سے خطاب میں بھارتی اداکار پرکاش نے کہا، فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کا ذمہ دار اسرائیل ہی نہیں، امریکہ بھی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی بھی اپنی خاموشی پر ان مظالم کے ذمہ دار ہیں۔ بھارتی اداکار ستیا راج نے کہا کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے مظاہرے میں شرکت کرنا فنکاروں کا فرض ہے۔ ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والے اسٹیفن کاپوس کا فلسطینیوں کی آزادی کا مطالبہ۔ ٹوگیدر فار فلسطین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین میں انسانی بحران کو ظلم اور ناانصافی قرار دیا۔